तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पूरे जोश और होश के साथ में। साथियों, आज का हमारा नया टॉपिक है राजस्थान का भूगोल। नया तो नहीं है लेकिन वही पुराना टॉपिक है। तो हमारे राजस्थान की क्लास की जो जीके है वो हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंदर हमने अभी तक जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है दो भौतिक प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल और दूसरा अरावली पर्वतमाला। आज तीसरा टॉपिक हमारा नया स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है पूर्वी जो है वो मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो कोई भी नई क्लास या नया व्यक्ति हमसे जुड़ा है और नए जो हमारे वीडियोस को देख रहा है तो इस टॉपिक को बड़े गौर से ध्यान से जो है वो पढ़िएगा, क्योंकि भौतिक प्रदेशों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार क्या, हमेशा हर किसी एग्जाम में, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, उसमें भौतिक जो है वो प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है। तो मैं क्लास को शुरू करूंगा। सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पूर्वी मैदानी प्रदेश हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं थोड़ा सा बैक जाने की कोशिश करूंगा। हमने पढ़ा है अरावली पर्वतमाला। क्या पढ़ा है? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ये आपका क्या है? अरावली पर्वतमाला। ये आपका क्या है? उत्तरी पश्चिमी क्या है? मरुस्थल है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये है अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के अंदर अगर इस स्थान को छोड़ दिया जाए, किस स्थान को? इस स्थान को, पूरे के पूरे स्थान को छोड़ दिया जाए, बाकी बचा हुआ ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र को बोला जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या नाम दिया जाता है इसको? इसको बोला जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। पहली बात तो हमारे सामने ये निकल के आगे आती है कि ये जो भैया पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्व तो ठीक है, पूर्वी तो ठीक है, ये राजस्थान की पूर्व दिशा में हो गया तो इसको पूर्वी मैदानी प्रदेश नाम दे दिया गया। लेकिन ये मैदानी प्रदेश का मतलब क्या हो गया? जैसे हमने मरुस्थल के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे तो भाई खूब सारे टीले हैं, रेत है, बहुत सारी मरुस्थल जो है वो है, तो इस प्रकार से हमने इसको क्या नाम दे दिया गया? मरुस्थल नाम दे दिया गया। अरावली पर्वतमाला भी ठीक है साहब, कि यहाँ पे बहुत सारी क्या है, पहाड़ है, पर्वत है, तो इसको हमने क्या दे दिया? पर्वतमाला नाम दे दिया गया और अरावली पर्वतमाला नाम दे दिया गया। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको मैदानी प्रदेश ही नाम क्यों दिया गया? तो इसको मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने भारत का भूगोल कहीं पे पढ़ा हो या कभी पढ़ा हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको एक नाम दिखाई देता है। एक नाम ये दिखाई देता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, है ना? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसी प्रकार से, है ना, ये जो मैदान है, ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको नाम दिया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। वास्तव के अंदर ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये इसी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का भाग है, लेकिन इसको राजस्थान में अलग नाम से पुकारा गया, यानी कि इसको राजस्थान में क्या नाम दे दिया गया? यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको नाम यहां पे राजस्थान में दे दिया गया। अब ये मैदान होते क्या हैं? मैदान साहब ये होते हैं कि जहां से नदियां निकलती है, जहां से नदियां निकलती है, जैसे यहां से कोई नदी निकलती, वो यहां से बहती हुई इस प्रकार से यहां पे इस प्रकार से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो गंगा यमुना, है ना, तो दो नदियां हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रख लेना। गंगा और यमुना की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों में कौन सी नदियां होगी? जैसे कि चंबल नदी है, माही नदी है और बनास नदी है। इन नदियों के द्वारा जो मैदान निर्मित होता है उसी मैदान को क्या नाम दे दिया गया साहब? यहां पे उसी मैदान को यहां पे पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से दे दिया गया, है ना। यूं समझे कि जहां से नदियां बहती है, जिन क्षेत्रों से होकर के नदियां बहती है, उन क्षेत्रों के अंदर कुछ एक एरिया इस प्रकार से, यानी कि मैदान प्रकार से होता है, यानी कि जहां से पर्वत पहाड़ है वहां से तो आप मैदानी प्रदेश इसको कह नहीं पाओगे, तो यहां से मैदान टाइप होता है। तो इस प्रकार की नदियां, यानी कि समतल भूभाग के ऊपर जो नदियां बहती है ना, उस प्रकार का जो क्षेत्र होता है, उस प्रकार का जो एरिया होता है, उसे क्या कहते हैं? अपने मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये राजस्थान के पूर्व में हो गया, तो इसको क्या नाम दे दिया गया? यहाँ पे पूर्वी मैदानी प्रदेश नाम दे दिया गया।
है ना। अब यदि अपन बात करते हैं कि ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये राजस्थान के कुल कितने जिलों से होकर के गुजरता है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है राजस्थान के 10 जिलों से होकर के गुजरता है। कुल कितने जिलों से? 10 जिलों से होकर के गुजरता है। इन 10 जिलों में यहां पे आपको याद होगा हमने एक जिला पढ़ा है जिसका नाम है बांसवाड़ा। क्या नाम है? हमने एक जिला पढ़ा है जिसका नाम क्या है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की जस्ट ऊपर वाली साइड में यहां पे एक जिला आता है जिसका नाम क्या है? प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़, है ना। प्रतापगढ़ हो गया। प्रतापगढ़ के पास में यहां पे एक जिला और आता है जिसका नाम क्या है? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? कौन सा गढ़ है भाई? चित्तौड़गढ़। उसके बाद में यहां पे एक जिला आता है आपका भीलवाड़ा। कौन सा जिला आता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के साथ साथ में यहां पे एक जिला आता है अजमेर। अजमेर का कुछ एक क्षेत्र अरावली पर्वतमाला में है और कुछ एक क्षेत्र जो है इसका पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है। अजमेर के साथ में लगा हुआ जिला है टोंक। इसके साथ में लगा हुआ जिला है जयपुर। जयपुर के साथ में लगा हुआ जिला है अलवर, है ना। और जयपुर के साथ में एक जिला आपका कौन सा लगा हुआ है? दौसा। दौसा के साथ में यहां पे कौन सा जिला है? भरतपुर, है ना। सॉरी, भरतपुर यहां पे हो गया। और उसके अलावा यहां पे कौन सा है? करौली का कुछ एक क्षेत्र हो जाता है। करौली के कुछ एक क्षेत्र के साथ में यहां पे सवाई माधोपुर का क्षेत्र भी हो जाता है। तो टोटल कितने जिले? 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जिले होते हैं वैसे तो। लेकिन सवाई माधोपुर और करौली को जो है ना इसका कुछ ही क्षेत्र आपके दक्षिणी आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है। बाकी जो इसका टोटल एरिया है वो आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में काउंट किया जाता है। तो इसलिए आप अगर बड़े बड़े जिले आपको याद करने हो तो आप बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर इनको आप याद कर सकते हो, है ना। और अगर विस्तृत अध्ययन करना हो तो आप 12 जिले करौली और सवाई माधोपुर को आप साथ में लेकर के चल सकते हो। तो ये 10 जिलों में से होकर के क्या गुजरती है? क्या है? 10 जिलों के अंदर पूर्वी मैदानी प्रदेश यहां पर आपका आता है ना। तो पहला पॉइंट इसके बारे में आप लिखें कि गंगा और यमुना की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित जो मैदानी प्रदेश है, गंगा यमुना की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश को क्या, गंगा यमुना की सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदानी प्रदेश है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात इसके बारे में लिखिए। दूसरी बात यहां पे लिखिए, यहां पर क्या पाई जाती है? यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहां पर क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के कारण यहां पर क्या पाया जाता है? यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसके कारण ये जो क्षेत्र है ये क्या है? उपजाऊ क्षेत्र है। जिसके कारण ये जो क्षेत्र है ये क्या है? उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, उपजाऊ क्षेत्र है। इसके बारे में आपने लिख लिया। उसके बाद में दूसरे नंबर के ऊपर बात लिखनी है कि जब ये उपजाऊ क्षेत्र है, जाहिर सी बात है ये उपजाऊ क्षेत्र है, तो यहां पे क्या होगी? कृषि योग्य। कृषि योग्य भूमि है। यहां पे कृषि योग्य क्या है? भूमि है साहब। जब कृषि योग्य यहां पे भूमि है तो इसका मतलब यहां पे क्या होंगे? खाद्यान्न भरपूर मात्रा में होंगे। क्या होंगे? खाद्यान्न उत्पादन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। खाद्यान्न उत्पादन यहां पे क्या होता है? ज्यादा होता है साहब। उसके बाद में खाद्यान्न उत्पादन यहां पे ज्यादा होता है। तो दूसरी बात, यहां पे कृषि योग्य भूमि है। यहां पे क्या है? रोजगार के संसाधन ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये द्वितीय जनसंख्या वाला प्रदेश है। द्वितीय जनसंख्या वाला प्रदेश बोला जाता है इसको। द्वितीय जनसंख्या वाला प्रदेश नाम दे सकते हो आप इसको। दूसरे नंबर के ऊपर आप बात कर सकते हो कि इसका जो जनघनत्व है वो क्या है? इसका जनघनत्व भी क्या है? सबसे ज्यादा। इसका क्या है? जनघनत्व है ना। जनघनत्व इसका क्या है? सबसे ज्यादा है। इसका संबंध किससे है? आप इसको बोल सकते हो इसका जो संबंध है, संबंध बोले तो इसका जो संबंध है वो खादर से है। खादर का मतलब क्या होगा? बांगर और खादर आपने नाम सुना होगा। खादर आप नोट कर लीजिएगा। नवीन जलोढ़ जो होता है, क्या होता है? जो नवीन जलोढ़ होता है उसको खादर कहते हैं। और बांगर का मतलब होता है
कि जो पुराना जलोढ़ होता है, क्या होता है, जो पुराना जलोढ़ होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे आपका बांगर के नाम से जाना जाता है। और जो नवीन जलोढ़ होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे खादर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आप नोट कीजिए कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको अन्न का कटोरा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अन्न का कटोरा प्रदेश भी इसे कहते हैं। तो अन्न का कटोरा प्रदेश आपका कौन सा हो जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। एक यहां पे आप नोट कीजिएगा कि अन्न का कटोरा जिला के बारे में अगर पूछ ले, अन्न का कटोरा जिला कौन सा है, तो जिले के बारे में अगर पूछ ले तो वो आपका उत्तरी राजस्थान में श्री गंगानगर जो है वो आपका कौन सा जिला है, अन्न का कटोरा वाला जिला श्री गंगानगर। और अन्न का कटोरा प्रदेश कौन सा है, तो अन्न का कटोरा प्रदेश आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत यहां पर आपका आता है। ठीक है, उसके बाद में आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में आप लिखिए कि पूर्वी मैदान का जो ढाल है वो किस तरफ है, पूर्वी मैदान का जो ढाल है वो किस तरफ है, तो ये जो पूर्वी मैदान है इसका जो ढाल है, इसका ढाल कहां से कहां तक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पूर्वी मैदान का ढाल जो है वो कहां से कहां तक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है। पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल का मतलब यहां पे क्या हो जाता है, यहां पर आप नोट कीजिएगा कि देखो ये कौन सा है, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये कौन सा हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया, है ना, वेस्ट हो गया, है ना, वेस्ट हो गया, और ये कौन सा हो गया, ईस्ट हो गया। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर है, यानी कि इसका जो ढाल है वो इस प्रकार से है। आप इस प्रकार से नोट कीजिएगा, इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से जब इसका ढाल है तो ये नदियां वापस घूम फिर करके यहाँ पे कौन सी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, कौन सी खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर बहने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जो जल है वो गिरा देती है। जो पूर्वी मैदान का ढाल है वो किस तरफ है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका ढाल है। एक आपने नोट किया होगा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले वर्षा रेखाओं के बारे में बात की थी। वर्षा रेखाओं के अंतर्गत यदि हम बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ना, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। फिर अरावली पर्वतमाला के बारे में बताया था कि ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, बताया था। और ये जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसकी सीमा रेखा कौन सी है, तो 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। यानी कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य कौन सा क्षेत्र आता है आपका, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है। और 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य कौन सा क्षेत्र आता है, तो आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है। कौन सा क्षेत्र आता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश यहां पर आपका आता है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य कौन सा प्रदेश आता है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश यहां पर आपका आता है। ठीक है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है, पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया गया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है, पूर्वी मैदानी प्रदेश को टोटल 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं तो बनास या बाण गंगा बेसिन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बनास या बाण गंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा आता है, चंबल बेसिन आता है। कौन सा आता है, चंबल बेसिन आता है। और तीसरे नंबर के ऊपर आप देखोगे तो माही बेसिन आता है। कौन सा आता है, माही बेसिन आता है।
ठीक है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में ये हमने बेसिक जो बातें थी वो आज की क्लास में हमने क्या की है, डिस्कस की है। उसके बाद में कल की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इन 3 भागों के बारे में विस्तृत अध्ययन जो है वो हम अपनी अगली क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इनका जो है वो नोट्स बनाए रखें साथ साथ में, है ना। तो ये आपको फायदेमंद होगी भविष्य के लिए भी, है ना। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इनका नोट्स बना लें और इसके साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।